नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 3 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ दोस्तों ज़्यादा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी से भी अगर कोई नॉलेज पर्सपेक्टिव से कोई न्यूज़ निकलेगा तो वो आपको कवर करूँगा। यूएस रेट्स डॉलर्स एंड क्रूड कोहोर्ट रेजेस कंसर्न्स। देखिए, तीन चीज़ें हैं जो कि बोला जा रहा है ट्रिपल वैमी, यानी कि जो चीज़ जो कि अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तीन मैक्रो इंडिकेटर्स, पहला है ब्रेंट क्रूड, दूसरा है यूएस 10 ईयर यील्ड, तीसरा है यूएस डॉलर इंडेक्स। आइए देखते हैं एक करके इम्पैक्ट क्या है इसका। ब्रेंट क्रूड यानी कि ये इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस दिखाता है। ठीक है, दो टाइप के क्रूड ऑयल मिलते हैं, जिसमें से ब्रेंट क्रूड जो है वो इंटरनेशनली ज़्यादा एक्लेम्ड है। एक दूसरा होता है WTI, वो लेकिन यूएस और नॉर्थ अमेरिका वगैरह में ज़्यादा चलता है। ठीक है, बट इंटरनेशनली हम ब्रेंट क्रूड प्राइस ही देखते हैं। फिर उसके बाद ये क्या इंडिकेटर है दोस्तों, ये जो हाई जा रहा है, ऑब्वियसली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई जाते हैं तो कई सारे मैं तो बोलूँगा कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इफेक्ट हो जाता है इससे। तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन यही होता है कि मार्केट्स एकदम से नीचे जाते हैं। अभी ये 88 के लेवल से लेके 95 के लेवल तक पहुंच चुका है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल तो नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम में तो बहुत ज़्यादा भी पहुंच गया था। सॉरी, कोविड के टाइम में एकदम कम हो गया था, नेगेटिव में उसके फ्यूचर्स चले गए थे। फिर वापस से हाइक हुआ, फिर वापस से कम हुआ, देन वापस से 95.4 के आसपास आ गया है। तो ऑब्वियसली अगर ये हाइक होते जाएगा तो क्या है, आपका इकोनॉमी, आपका मार्केट वीक होते जाएगा। आपके इकोनॉमी में जितने भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऑब्वियसली इन्फ्लेट होते जाएंगे उसके प्राइसेस। यूएस 10 ईयर यील्ड, इसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि भाई यूएस 10 ईयर यील्ड मतलब होता क्या है कि भाई 10 ईयर के बॉन्ड्स में यूएस कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है, अभी टाइम टू टाइम यूएस इंटरेस्ट रेट को जो भी है इसका यील्ड रेट को रिवाइज करता रहता है। तो अब जो है यूएस 10 यील्ड 4.57% हो गया, यानी कि 4.57% कितना से हो गया, 3.75% से। इतना ज़्यादा जो हाइक होते जा रहा है ना दोस्तों, धीरे धीरे करके यूएस यील्ड में, यूएस 10 ईयर यील्ड में होगा क्या, इससे यूएस में मार्केट बहुत पैसा आएगा। अब यूएस मार्केट में अगर इतने सारे पैसे, क्योंकि देखिए अगर आप बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में अगर कोई बॉन्ड कंपेयर करे तो वो यूएस के कंपैरिजन में जितना स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता, यानी कि उसका डिफॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू यूएस। अगर इन्वेस्टर्स को यूएस में अगर 4.5 to 5% के आसपास मिलने लग गया उनके, जो कि गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड में, तो वो कभी भी दूसरे कंट्री नहीं जाएंगे। यानी कि यूएस में, मतलब यूएस में आपका जो डॉलर का इन्फ्लो वो ज़्यादा होता रहेगा, तो ऑब्वियसली उससे एक तीसरा फैक्टर आएगा, दैट इज डॉलर इंडेक्स। यानी कि डॉलर ज़्यादा इंटरनेशनली स्ट्रांग होते जाएगा एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। तो अब क्या है, और देखिए अब इसका क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्पाइरलिंग इफेक्ट। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा ना, यानी कि यूएस डॉलर अगर कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट स्ट्रांग होता रहेगा, तो इसका मतलब यूएस ब्रेंट क्रूड जो इंडिया जो पे करता है, सपोज मान लो आज अगर डॉलर का रेट है 80 रुपीज़, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं, 80 से ज़्यादा ही है, और कल को वो हो जाता है 100 रुपीज़। ब्रेंट क्रूड का प्राइस अगर वही का वही रहता भी है, यानी कि अगर $95 के आसपास रहता भी है, तो भी इंडिया तो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ तो ज़्यादा पे आउट करेगा, राइट। तो अचानक से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, जो आपका रूपी का है, तो उससे और इफेक्ट आएगा। तो ये एक स्पाइरलिंग इफेक्ट, ये जिसको बोलते हैं ना कि एक के बदले दूसरा, दूसरा के बदले फिर पहला का इफेक्ट है, तो वैसा वो स्पाइरल इफेक्ट जाते जाएगा पूरे इसमें। तो तीनों ही मैक्रो फैक्टर्स अच्छे होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स माना जाता है इससे। इससे ये चीज़ पता चलता है कि कितने ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज वल्नरेबल है। तो अभी बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक डेवलपिंग कंट्रीज वल्नरेबल है। बोला जा रहा है इंडिया कम वल्नरेबल क्यों है एज कम्पेयर टू बाकी डेवलपिंग कंट्रीज। सिर्फ एक ही रीज़न, क्योंकि इंडिया के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इंडिया रिजर्व्स में खेल सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक रीज़न बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया अभी इंडियन पॉलिटिक्स में। जनरली पॉलिटिक्स में कवर नहीं करता हूँ दोस्तों, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मुझे ऐसा लगा कि आप तक ये न्यूज़ ज़रूर कवर होनी चाहिए। ओबीसीज एंड ईबीसीज आर 63% ऑफ बिहार पॉपुलेशन, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे। देखिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार ये कास्ट सेंसस
सर्वे जो है इनफैक्ट ये कास्ट सर्वे जो है, कास्ट सेंसस भी नहीं बोलूँगा, ये कास्ट सर्वे जो है वो कंडक्ट कराया गया, ठीक है। सेंसस कंडक्ट करने का अथॉरिटी सिर्फ जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बट बिहार गवर्नमेंट ने इस बेसिस पे एक केस जीता था कोर्ट में कि भाई ये हम कास्ट सर्वे करा रहे हैं, हम कास्ट सेंसस नहीं करा रहे, तो प्लीज़ हमें कराने दीजिए। बिहार गवर्नमेंट ने किसी भी इंडिविजुअल का कोई पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं किया है, एज इन अगर आप ओबीसी हो या अगर आप मतलब ईडब्ल्यूसी हो, तो आप कौन से कास्ट के हो, मतलब कास्ट तो आपका कलेक्ट किया जाएगा बट उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो एक उसका एड्रेस क्या है, तो ये क्या है, स्टेट वाइड आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है कि बोला जा रहा है कि हो सकता है इसके बेसिस पर रिजर्वेशन अब प्रोवाइड कराना चालू कर दी गवर्नमेंट। देखिए ये सब पॉलिटिक्स का बात है। अब अगर आप सर्वे क्योंकि कंडक्ट करा चुके हो और आपको पता चल गया कि भाई 63% ओबीसी है या 23% ईडब्ल्यूएस है, जो भी है, तो आप अगर उस हिसाब से कोटा देना चालू कर दोगे, जो पॉलिटिकल पार्टी उस हिसाब से कोटा देगी वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, वरना भाई जाओ अपने मतलब वोट से उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस को एक प्रमोट करने वाला चीज़ है। मैं इस पर काफ़ी डिटेल व्यू नहीं देना चाहता क्योंकि अगेन पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव चीज़ है, बट आपका क्या व्यू पॉइंट है, इसको जितना सटल लैंग्वेज में बोल सकते हैं आप बोलिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों मार्केट से रिलेटेड है, थोड़ा देखते हैं मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। फ्यूअर रीजंस फॉर एफपीआई टू बी बुलिश इन अक्टूबर। देखिए क्या है कि अभी सितंबर में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में थे सारे इंडिया के जो भी मार्केट के इंडेक्सेस थे। अब क्या है, पिछले 2 वीक से देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया। अगेन 3 फैक्टर्स है। एक ये है कि आपका यूएस का यील्ड बढ़ गया है, ठीक है, 10 ईयर यील्ड का। फिर उसके बाद डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों मैंने बताया था यील्ड स्ट्रॉन्ग होना, शायद मैंने आपको कुछ कन्फ्यूजन में शायद कुछ गलत बता दिया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा होगा, आप एक बार फिर भी वीडियो में देख लीजिएगा। 10 ईयर यील्ड मतलब जब यूएस का इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, तो बॉन्ड का यील्ड बढ़ता है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, मान लो अगर आप बॉन्ड 10 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, या 100 रुपये में खरीद रहे हो, ठीक है, उसका इंटरेस्ट रेट अगर 6% है, ठीक है, तो आप अगर मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो आपको 6% मिलेगा पर एनम, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम तब आता है जब आप मेच्योरिटी के पहले सेल करते हो। जब आप मेच्योरिटी के पहले सेल करते हो, 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, वो आप अगर 6% यील्ड में खरीदे हो, जिस समय आपका इंटरेस्ट रेट भी 6% चल रहा था, बॉन्ड आपको 6% यील्ड में मिल गया। अब अगर मान लो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो आपका बॉन्ड का प्राइसेस नीचे गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका यील्ड नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप इंटरेस्ट रेट अगर नीचे चल जाता है तो बॉन्ड का प्राइस भी ऊपर चल जाएगा, यानी कि यील्ड भी ऊपर चल जाएगा। तो क्योंकि अब यूएस में बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो अब प्लेटो हो चुका है और इनफैक्ट कट कर सकते हैं यूएस का इंटरेस्ट रेट, तो इसलिए बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ गए, इसीलिए बॉन्ड में जो है इन्फ्लोस ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसे समझिएगा, ज़्यादा बेटर है ये। फिर दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल प्राइसेस, और क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि भाई देखो आउटपुट का बात है, अगर आउटपुट कम होते जाएगा तो आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस और डिमांड बढ़ते जाएगा तो आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेंथनिंग डॉलर करेंसी। देखिए कोई भी अगर मार्केट का करेंसी अगर वीक होता है ना, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता उस मार्केट में। स्पेशली अभी देखो इमर्जिंग मार्केट के इकोनॉमी में करेंसी काफ़ी वीक है, कोई भी इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इट इज़ लेस लाइकली दैट फॉरेन इन्वेस्टर्स वुड पुट इन मोर मनी इन अक्टूबर, ऐसे आर्टिकल में बोला जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, डिपॉजिट रेट्स राइज फास्टर दैन दोज फॉर लर्निंग सिंस May 2022 रेपो हाइक। देखिए क्या है कि May 22 में जो रेपो हाइक हुआ ना, उससे आपके जो लेंडिंग रेट है, जो हम जिस में लेंड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, मतलब बैंक जिसमें लेंड करती है बोरोवर को, वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। और बैंक दूसरा चीज़ क्या करती है, किसको देती है, किससे लैंड करवाती है पैसा, आई मीन किससे डिपॉजिट लेती है, डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेती है पैसा। तो बैंक का जो लेंडिंग रेट है वो सिर्फ 8.72% 9.82% के आसपास बढ़ा, यानी कि 1.1% बढ़ा।
बट अगर आप ये चीज़ देखो कि जो डिपॉजिट रेट है वो आपका कितना बढ़ गया, वो आपका बढ़ गया लगभग 5.03 से लेके 6.6%। ये मैं आपको बोल रहा हूँ वेटेड एवरेज रेट की, 5.03% से लेके 6.6%, यानी कि 1.57% के आसपास। जहाँ पे डिपॉजिट रेट आपका 1.57% बढ़ा और लेंडिंग रेट आपका सिर्फ 1.1% बढ़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब इन्वेस्टर्स के पास कई सारे ऑप्शंस आ गए इन्वेस्ट करने के लिए। कोई इन्वेस्टर बोलता है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूँ, कोई बोलता है कि मैं इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर दूँ, कोई बोलता है मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दूँ। तो इन्वेस्टर अवेयरनेस अभी काफ़ी बढ़ गया है। इन्वेस्टर्स को ये चीज़ पता चल गई कि भाई मैं सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में रखूँगा तो मुझे बहुत कम मिलेगा। बैंक्स इसीलिए क्या कर रही है, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है, ताकि जो भी इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत भी अगर 2-3% के लिए अगर नहीं जाना चाहे तो वो एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, अगर आप देखो 6.6% के बाद अगर आपको कोई 8% 9% पे बॉन्ड अगर मिल रहा होगा या 10% इक्विटी रिटर्न दे रहा होगा, तो आप बोलोगे यार ठीक है, मतलब 10% का वो भले हो सकता 4% हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तो इट्स बेटर मैं फिक्स डिपॉजिट में रख लूँगा। ऐसा है। यही अगर आपको 5% के आसपास मिल रहा होता तो आप डेफिनेटली आप जाते कि भाई 5% और 10% डबल का फ़र्क है। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक्स प्रपोज ईजिंग टॉपअप ऑफ स्टडी लोन्स। देखिए जो न्यूज़ है वो क्या है कि बैंक्स वगैरह जो है अब चाह रहे हैं कि भाई जो आपको जो टॉपअप लोन होता है ना, उसको देने का प्रोसीजर इजी कर दिया जाए। देखो होता क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो मान लो लोन लेता है और वो लोन अगर नहीं चुका पाता, ठीक है, तो उसके मॉनिटोरियम ख़त्म होने के बाद अगर वो लोन नहीं चुका पा रहा और उसे अगर दूसरा लोन चाहिए तो उसे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई में मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करता है, इंटरेस्ट रेट लोन लेता ही नहीं है और वो जितना भी है जो भी प्रॉपर मतलब उस हिसाब से जो जॉब मिले उसी में कर लेता है, हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाता है। तो अब क्या है, बैंक्स ये चीज़ रिक्वेस्ट करे और इस लोन को जो है उसके खिलाफ बैंक्स को प्रोविजन करना पड़ता है। तो बैंक्स ये चीज़ बोल रही है कि भाई आप इस लोन को, सिर्फ इस कैटेगरी ऑफ लोन को हमें स्टैंडर्ड एसेट क्लासीफाई करने दो। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो स्टूडेंट का फ़ायदा होगा कि भाई उसको इंटरेस्ट रेट जो है आज भी उसी रेट में मिलेगा, ताकि क्योंकि देखिए अगर कोई इंटरेस्ट रेट पर डिफ़ॉल्ट कर देता है और उसे अगर दूसरा इंटरेस्ट लोन लेना रहता है तो वो भाई उसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। ऑफकोर्स क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा ना, बैंक तो ये चीज़ बोलेगा भाई आप पिछले में चुकाए नहीं, आपका रिस्क बढ़ गया, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करूँगा। दूसरा चीज़ बैंक को फ़ायदा होगा कि अगर आप कोई एसेट को स्टैंडर्ड एसेट ही रखते हो, उसे क्लासीफाई नहीं करते हो आप उसको अगर एनपीए में, तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको प्रोविजनिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसमें बोरोवर का फ़ायदा और जो बैंक दे रहा उसे भी फ़ायदा। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ग्लोबल डेटाबेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन द वर्क्स। देखिए सिंपल सा न्यूज़ है, ग्लोबल डेटाबेस बनाया जा रहा है क्रिप्टो का, क्योंकि क्रिप्टो में ना अभी कई सारे क्रिप्टो की मैं बोलूँगा कि ख़राब यूसेज देखा गया। क्रिप्टो कई सारे टेररिज्म को फंड करना चालू कर दिया है। क्रिप्टो के द्वारा अभी जो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है, बोला जा रहा है कि क्रिप्टो के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड किया गया था। डार्क वेब में क्रिप्टो का अच्छा खासा ट्रेडिंग हो रहा है एंड दीज ऑल आर इलीगल। तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई इंटरनेशनली जो है हम डेटाबेस को शेयर करेंगे क्रिप्टो के, सो दैट क्रिप्टो जिस इंटेंशन से अगर हम लेके आ रहे हैं, अगर वो अच्छा इंटेंशन होगा तो ज़रूर क्रिप्टो एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, वरना क्रिप्टो एक डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आज का लास्ट न्यूज़, G7 ईजेस अ फेसेट ऑफ इंडिया डायमंड ट्रेड। देखिए हुआ क्या, G7 कंट्रीज़ यानी कि कौन कौन से 7 कंट्रीज़ है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। इसमें ना रशिया है, इसमें ना इंडिया है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, ये कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, डायमंड पे जो हम लोग इतना स्ट्रिक्ट हो रहे थे ना इंडिया के साथ कि भाई तुम रशिया से जो भी है अनपॉलिश्ड भी स्टोन नहीं लेके आओगे, तुम अगर हमें भेज रहे हो तो हमें नहीं पता रशिया ओरिजिन का कुछ नहीं चाहिए हमें वगैरह वगैरह। रशिया से बोला गया फाइनली कि ठीक है, अब अनपॉलिश्ड अनकट स्टोन्स लेके आओ, आप इंडिया में उसे कट करो और फिर अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो स्टिल वी आर रेडी टू एक्सेप्ट, बट यू कैन नॉट ब्रिंग कट एंड पॉलिश स्टोन फ्रॉम रशिया डायरेक्टली। तो सूरत तो देखिए आई मीन इंडिया तो इस चीज़ में खुश है क्योंकि सूरत इतना बड़ा एक्सपोर्ट हब माना जाता है। सूरत में रशिया से डायमंड आते हैं, इनफैक्ट कई सारे मार्केट्स से ट्रेड होके डायमंड आते हैं और कई सारे मार्केट्स में ट्रेड होके फिर वो यूएस और यूरोप और बाकी चाइना वगैरह जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज बस रशिया का एक ट्रेडर मान लो इंडिया में भेजा, इंडिया का ट्रेडर फाइनली इस पर भेज दिया, नहीं, इसमें कई सारे मिडिल मैन इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या है कि
रशिया जो है इस चीज़ में अभी यूक्रेन वॉर के बाद काफ़ी लैमलाइट में आ गया था कि भाई सब इस कंट्रीज उसको बैन कर रहे थे। अब इंडिया को फाइनली एक रिलीफ दिया गया, आप रशिया से कट एंड पॉलिश स्टोन्स मंगा लो और डायमंड का जो ओरिजिन है वो हमें साफ साफ दो। देखिए डायमंड का जो ओरिजिन है उससे ट्रेस करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। इंडिया का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, एक कंट्री का पर्टिकुलर कंट्री का एक अलग प्रोटोकॉल होता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड डायमंड काउंसिल का एक अलग प्रोटोकॉल होता है। तो सारे प्रोटोकॉल को आप फॉलो करोगे और उसके बाद हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन बताओगे, डायमंड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ पे ये कट पॉलिश एंड असेंबल हुआ है, मतलब कट और पॉलिश हुआ है, और कहाँ पे फिर ये फाइनली किस किस ट्रेडर को द्वारा बिका बेच के फिर ये हमारे तक फाइनली आ रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।